ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी इसने 4 पहियों पर एक मशीन देखी जो फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सुचाइरो होंडा। और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों से मर चुके थे, लिहाजा इसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थीं। लेकिन इसको पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आर्ट शुकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस पे टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आर्ट शुकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई के काम करवाना शुरू कर दिए। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ इससे फालतू काम लिए जा रहे थे। इसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वहीं पर जॉब करने पर मजबूर था। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट चुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम लेना शुरू कर दिए। होंडा को शुरू से इस काम में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इसी दौरान आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई। इसमें पहली कार आर्ट डैमलर और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचाइरो होंडा ने मोटर्स को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शुकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की एज में इसके मालिक ने अपनी और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हामामत्सु शहर में होना थी, जिसको चलाने के लिए इसके मालिक ने होंडा को इसकी जिम्मेदारी दी। होंडा ने आर्ट शुकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट ड्राइवर बन चुका था। इसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। यह गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आर्ट शुकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए अहमियत बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का एक वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1913 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। इसको अपनी जिंदगी यही खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो उसने आर्ट शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब दोबारा रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि इसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आर्ट शुकाई के स्टेक होल्डर्स ने यह आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। इस पर होंडा ने डिसाइड किया कि स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्रीज खोली और अपने दोस्त को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पे चलता रहा, लेकिन इसको कोई कामयाबी ना मिल सकी।
एक के बाद एक नाकामी इसका रास्ता रोक के बैठी थी। तभी इसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब इसने 8 चुकाई से जॉब छोड़ दी और टाइम पिस्टन बनाने में लगा दिया। इसको ये मालूम ही नहीं था कि इसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। इसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए। टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। यह खबर होंडा पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि इसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगले कई साल इसने मार्केट को समझने में लगा दिए और इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। ऑर्डर को पूरा करने के लिए इसने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की यह खुशी चंद दिनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। सुचाइरो होंडा को डाउनग्रेड करके इसकी ही कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। अगले 3 साल बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरे, लेकिन 1941 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की कमर ही तोड़ डाली। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। इसने अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दिए। यह हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत ही बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज एम्पीरियर आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। इसने सोचा क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि इस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। और जब इन्होंने ये इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन तो होंडा को मिल गए थे, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि होंडा ने अपना खुद का एक नया इंजन डिजाइन कर लिया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे ये साइकिल बेच सके, लिहाजा इसने 18,000 दुकानदारों को ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल तैयार की जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कैब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी हैर्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। चंद सालों के बाद होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1968 में ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 इयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सुचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा ने सिविक लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980s में होंडा जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 साल में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को इनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है सेल टीवी की ये वीडियो आप लोगों को भरपूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली तारीखी और दिलचस्प वीडियो में।